Good morning dear students. We are doing chapter 2 structure of atom, and in previous video we have discussed some numericals which are based on Rydberg formula, Bohr atomic model and photoelectric effect. So today we will discuss limitations of Bohr model of atom. क्या लिमिटेशंस रही आपके बोर मॉडल ऑफ एटम में, क्या शॉर्टकमिंग्स रही, क्या ड्रॉबैक रहे, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। व्हाट आर द लिमिटेशंस। तो देखिए बच्चों, जब हम बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे, बोर एटॉमिक मॉडल जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो बोर एटॉमिक मॉडल में हमने ये देखा था कि बोर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल था सिर्फ किसके लिए? एप्लीकेबल था वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। हाइड्रोजन के लिए उसने एक्सप्लेन किया था कि हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम बता सकते हैं, उसका एनर्जी ऑफ लेवल्स बता सकते हैं कि जो डिफरेंट लेवल्स रहेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, वो हम कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम अगर हमारे पास होता है तो हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं बोर एटॉमिक मॉडल से। अगर हमारे पास हीलियम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, या हमारे पास नाइट्रोजन है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, तो उन एटम्स में हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या हम एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं उनकी स्टेशनरी स्टेट की या फिर सर्कुलर ऑर्बिट की। ठीक है, ना ही हम उनमें वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये जो आपका बोर एटॉमिक मॉडल था ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल था, नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर एलिमेंट्स, अदर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो पहली लिमिटेशन बच्चों इसकी बन जाता है, पहली लिमिटेशन बन जाता है इट इज़ एप्लीकेबल, इट इज़ applicable for one electron system। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या था, ये एप्लीकेबल था, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ऐसे एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो हमने हाइड्रोजन का भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा था, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया था बोर मॉडल ऑफ एटम ने, उसमें भी अगर हम क्या करते हैं, हाई रेजोल्यूशन का स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है जो लाइंस थी, जो रेडिएशंस आपको देखने को मिल रही थी, वो भी क्या हो रही थी, स्प्लिट हो रही थी फर्दर, बहुत छोटी छोटी फाइन लाइंस के अंदर वो क्या हो रही थी, स्प्लिटिंग हो रही थी। तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होंगे तो उसके लिए भी स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डी ब्रोगली कंसेप्ट। डी ब्रोगली कंसेप्ट को क्लियर नहीं करता है आपका बोर एटॉमिक मॉडल, इसको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम पढ़ने वाले हैं आगे, वो भी इसकी लिमिटेशन है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये इसकी मेजर लिमिटेशन है बेटा, मेजर लिमिटेशन है ये, डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दो मेजर लिमिटेशन रही बोर मॉडल ऑफ एटम की। और भी बहुत सारी लिमिटेशंस इसमें देखने को मिली, जैसे इट डू नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, कि एटम से जो बनने वाले मॉलिक्यूल होंगे उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी। ठीक है, इट डू नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस थी बोर एटॉमिक मॉडल की। अब ये लिमिटेशंस आने की वजह से अब साइंटिस्ट दोबारा से सोच रहे हैं कि क्या चीज़ें रह गई, क्या चीज़ें ऐसी मिसिंग है इस एटॉमिक मॉडल में जो अब भी हमें पता लगानी है।
तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और फिर हम एक नया मॉडल पढ़ेंगे, वेव मैकेनिकल मॉडल आप उसे कहते हैं, या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आप उसे कहते हैं, जो बोर मॉडल की इन लिमिटेशंस को दूर करता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या है। देखिए, डी ब्रोगली कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपके न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी सारे होंगे। ठीक है, डी ब्रोगली कंसेप्ट। तो ये क्या कहता है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। देखिए, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपने पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्लार्क मैक्सवेल की आपने थ्योरी पढ़ी, जिसके बेसिस पर आप कहते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही होगी, वेव की फॉर्म में ऐसे ट्रैवल कर रही होगी। फिर प्लैंक क्वांटम थ्योरी में पता लगा नहीं, वेव की तरह नहीं, पार्टिकल नेचर रख रही है। और फिर आइंस्टीन ने ये बोला इन 1905 कि वेव नेचर भी रखती है और पार्टिकल नेचर भी रखती है। वो तो बात थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। अब देखो, डी ब्रोगली नाम का जो साइंटिस्ट है, लुइस डी ब्रोगली, ठीक है, 1924 के अंदर कहता है कि जो आपका मैटर है, मैटर का भी ड्यूअल नेचर है, मैटर का भी ड्यूअल नेचर है, मतलब मैटर भी वेव नेचर रखता है और पार्टिकल नेचर भी रखता है। अब मैटर का पार्टिकल नेचर तो हमें समझ में आता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है भाई। पार्टिकल नेचर है तभी हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है, उसको मैंने इस बॉल के साथ स्ट्राइक करवाया, तो ये क्या करती है, जब इसके साथ स्ट्राइक करती है तो अपनी एनर्जी इसको दे देती है। तो पार्टिकल नेचर पता लग रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन था, हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करता है, कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है किसके ऊपर, ZNS स्क्रीन के ऊपर, तो वो क्या करता है, स्पॉट छोड़ जाता है, ग्लोइंग स्पॉट छोड़ जाता है। जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा वहाँ पे ग्लोइंग स्पॉट छोड़ जाएगा वो। तो वो भी इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंटिलेशन। तो सेंटिलेशन भी क्या दिखाता है कि भाई पार्टिकल नेचर तो है आपके मैटर का। अब ये मैटर क्या वेव नेचर भी रखता है, ये आपको बता रहा है लुइस डी ब्रोगली। तो लुइस डी ब्रोगली ने क्या किया, उसने कहा जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है आपकी, अगर वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर रखती है तो मैटर भी जरूर वेव नेचर और पार्टिकल नेचर रखता होगा। और उसने क्या किया, जो दो रिलेशन थे, एक तो आपने पढ़ा प्लैंक क्वांटम थ्योरी, यस, प्लैंक क्वांटम थ्योरी आपने पढ़ा एक तो, और प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने एनर्जी निकाली थी रेडिएशन की। ठीक है, एनर्जी आपने कैलकुलेट की थी रेडिएशन की, कैसे कैलकुलेट की थी, इस फॉर्मूले से की थी। ठीक है, E = h न्यू, h इज प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी, ये आपने पढ़ा था। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग तो रिलेशन ये है। फिर ये कहता है कि आइंस्टीन ने क्या बताया है, आइंस्टीन ने बताया है जो एनर्जी है वो इक्वल है किसके, mc² के। ये दूसरा रिलेशन बन जाता है। तो इसने क्या किया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन के रिलेशन को क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। अब रिलेट कर दिया तो देखिए समझिए, आइंस्टीन तो ये कह रहा है, आइंस्टीन ये कह रहा है कि किसी भी मैटर का अगर कुछ मास है और उसको अगर c स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से अगर आप उसको क्या करते हैं, मूव कराते हैं, तो उसका जो मैटर, उसका जो मास होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, एनर्जी में चेंज हो जाएगा। मतलब मैटर जो होगा आपका वो किस में चेंज हो जाएगा, एनर्जी में चेंज हो जाएगा। और कह रहा है एनर्जी, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी क्या है, एनर्जी ही है। ठीक है, उसमें मास थोड़ी ना, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैटर में थोड़ी ना कंसिडर करते हैं, वो तो एक जस्ट एनर्जी है। तो इसका मतलब जो आपका मैटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसने इन दोनों चीज़ों को रिलेट किया और बताया कि हम क्या कर सकते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल रख लेते हैं। इसने क्या किया, दोनों को इक्वल रख दिया। भाई ये भी क्या कर रहा है, एनर्जी को कैलकुलेट करवा रहा है, ये भी एनर्जी को कैलकुलेट करवा रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को रिलेट करता हूँ, तो डी ब्रोगली ने इन दोनों को रिलेट किया। तो रिलेट करने के बाद कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो कहता है h न्यू = mc²। ठीक है, ये कहता है। अब आप ये देखते हैं h न्यू किसके बराबर होता है, c लैम्डा के, यस, c लैम्डा के। तो ये क्या कर रहा है, लैम्डा को वहाँ ले जा रहा है। तो हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, लैम्डा को तो वहाँ ले जा रहा है और mc² को यहाँ लेके आ रहा है। तो देखिए रिलेशन क्या बन रहा है आपका,
देखिए बच्चों, रिलेशन हमारा बन जाएगा जब हम लैम्डा को उस तरफ ले जाएंगे और एम सी स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे, तो देखिए रिलेशन क्या बनेगा। रिलेशन हमारा बन जाता है एच सी बाय एम सी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ये इक्वेशन 3 बन गई। तो यहाँ से इसने इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गया एम सी लैम्डा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो पुट हो रहा है किसके लिए, ये फॉर्मूला तो पुट हो रहा है किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। और ये फॉर्मूला पुट करके देखा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ थी, हम वेवलेंथ कैसे निकालते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, आपको याद है, C इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो हम किसी की भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करते थे तो ऐसे करते थे, और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ इसने ऐसे कैलकुलेट की h/m/c करके। तो क्या देखा, ऐसा देखा कि लैम्डा आ जाती है बराबर किसके, इसके। लेकिन अब हम ये तो जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं उनका मास तो होता नहीं है, तो इसने मास किसका लिया, क्या मास लिया इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है, ये बात क्या रहेगी, डाउट में रह गई। तो इसने क्या कहा कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ वेवलेंथ रखती है, और ऐसे ही हमारा मैटर भी कुछ क्या करेगा, मैटर भी क्या करेगा, कुछ वेवलेंथ ऑक्यूपाई करेगा। अब ऑफ कोर्स मैटर स्पीड ऑफ लाइट से तो ट्रैवल नहीं कर सकता, जो लाइट की स्पीड है उससे तो ट्रैवल नहीं कर सकता मैटर, उससे कम स्पीड से ट्रैवल करेगा। तो इसने क्या किया, C को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैटर का तो मास भी होगा h m, जो भी मैटर का मास है m, ठीक है, इनटू में क्या कर दिया, v कर दिया। v क्या है, वेलोसिटी है, विच इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, और m इंटू वी मतलब मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, h/p विच इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये जो लैम्डा थी, ये लैम्डा किसके लिए कैलकुलेट की गई थी, मैटर के लिए कैलकुलेट की गई थी। ठीक है, कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ वेव नेचर रखता है, ऐसे ही आपका मैटर भी क्या करता है, वेव नेचर रखता है। मतलब ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं किसी वेलोसिटी के साथ क्या कराता हूँ, मूव कराता हूँ, तो इसके अंदर भी क्या होगा, वेव नेचर होगा। ऐसा आपका कह रहा है डी ब्रोगली। अब ये बात सुनने में तो काफ़ी अटपटी थी उस टाइम के लिए। ठीक है, सबने डी ब्रोगली का जो एक कंसेप्ट था, सबने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। सबने इसके अंदर लिमिटेशन बोली ये कि भाई अगर ऐसा ही है तो अगर इस मार्कर को अगर मैं मूव कराता हूँ, ठीक है, इसका कुछ मास भी है, इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, अगर इसको मैं क्या करता हूँ, पुश करता हूँ तो ये सीधा जाता है। इसमें हमें कभी ऐसे नहीं देखने को मिलता कि ये किसकी फॉर्म में जाए, ऐसे वेव की फॉर्म में जाए, ऐसा तो हम कभी नहीं देखते। तो आगे जाके क्या कंक्लूजन निकाला कि जो आपका ये डी ब्रोगली कंसेप्ट है, ये डी ब्रोगली कंसेप्ट सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इसे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। आइए एक एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों मैक्रोस्कोपिक समझते हैं जो हम देख पाते हैं, माइक्रोस्कोपिक वो जिन्हें हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं था, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये कह रहा है कि आपके पास 0.1 किलोग्राम की एक बॉल है जिसे मूव करवाया जाता है 60 मीटर पर सेकेंड से, तो उसकी मुझे कैलकुलेट करनी है लैम्डा। अब एच तो प्लैंक कांस्टेंट ही था, तो लैम्डा ये कैलकुलेट करता है, तो लैम्डा देखता है, लैम्डा किसके बराबर होगी, एच कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। m कितना होगा, देखिए m इसने दे रखा है 0.1 किलोग्राम, राइट, किलोग्राम से किलोग्राम, ठीक है, कट हो गया इनटू में। उसके बाद कह रहा है वेलोसिटी दे रहा है 60 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कट हो गया, मीटर से मीटर कट हो गया। तो लैम्डा मेरे पास आएगी मीटर में आएगी, बिल्कुल ठीक है। सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है अराउंड 10⁻⁻34 मीटर। ये वेवलेंथ आ जाती है, मतलब इस वेवलेंथ के साथ
मतलब आपकी ये जो बॉल होगी जिसका वेट कितना है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, या आप कह सकते हो 0.1 किलोग्राम बॉल है, और अगर उसको मैं स्पीड से क्या करता हूँ, मूव कराता हूँ, तो वो किस वेवलेंथ के साथ एसोसिएटेड होगी, वो उसकी वेवलेंथ ये होगी, मतलब इस बॉल की भी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। फिर इस वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया, अब ये वेवलेंथ तो आपके पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आती ही नहीं है, तो ये कह रहा था ये जो वेवलेंथ है ये इतनी कम है कि इसको ऑब्जर्व ही नहीं किया जा सकता, इतनी कम है कि इसको ऑब्जर्व ही नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकाला कि जो आपका डी ब्रोगली कंसेप्ट है ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मैक्रो के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो 1924 में लुइस डी ब्रोगली ये रिलेशन देता है और इस लैम्डा को बोला जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। ध्यान दें, डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब ये मैटर की, मैटर की क्या होगी, वेवलेंथ होगी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो भी आपका पार्टिकल होगा, अगर वो क्या करता है, मूव करता है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो वो अगर उनका कुछ मास होगा और वो किसी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे होंगे तो ज़रूर वो क्या करते होंगे, कुछ वेव नेचर रखते होंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट साइड बाय साइड चल रहा था, कोई दूसरे साइंटिस्ट मिलके कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन जब डी ब्रोगली और उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मैच करके देखा तो मैच हो रहा था। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों, देखिए वो एक्सपेरिमेंट था आपका, तो देखिए बच्चों डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या था। इस एक्सपेरिमेंट में निकल क्रिस्टल को लिया गया और निकल क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक करवाया इलेक्ट्रॉन को, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन की बीम क्या करती है, इस क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक होती है और स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे स्कैटर्ड हो जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, तो उसके लिए एक डिटेक्टर यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ये डिटेक्टर है जो डिटेक्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन की। और ये जो डिटेक्टर है ये पोर्टेबल है, ये मूव कर रहा है, और जो आपका एक सोर्स है जो क्या कर रहा है, जो आपका सोर्स है, ठीक है, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी पोर्टेबल है, वो भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्या करवाया जाता है, बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जिस एंगल के साथ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ती है उसी एंगल के साथ वो क्या होगा, डेविएट होगा। मतलब ये जो एंगल होगा ये इसके साथ क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, मतलब जिस एंगल के साथ ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रही होगी, इस निकल क्रिस्टल पर स्ट्राइक कर रही होगी, ये जो भी एंगल होगा उसी एंगल के साथ ये स्कैटर्ड कर रही होगी। इस प्रिंसिपल पे था आपका ही, मतलब ये जो प्रिंसिपल है इसको बोला जाता है ब्रैग्स लॉ। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर ब्रैग्स लॉ की हेल्प से ही कैलकुलेट होती है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है। तो आप ये देखते हैं यहाँ पर कि भाई हो सकता है कुछ और भी इलेक्ट्रॉन हो जो दूसरे एंगल से क्या कर रहे हो, मान लो इस एंगल से क्या कर रहे हो, डेविएट हो रहे हो या स्कैटर्ड हो रहे हो, तो डिटेक्टर में आएंगे नहीं। हमारा जो ये सेटअप है ये तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब जिस एंगल से आपकी इंसिडेंट रेडिएशन, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं हम, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो आएगा आपका वो उसी एंगल से क्या होगा, स्कैटर्ड होगा। ठीक है, ये ब्रैग्स लॉ है। और उसको मैं डिटेक्टर में क्या कर रहा हूँ, उसको मैं डिटेक्टर में देख रहा हूँ कि वो किस इंटेंसिटी के साथ आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे देखा जाता है, बहुत बार ये किया जाता है, अलग अलग एंगल पे किया जाता है, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे ये देखने को मिलता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे, ऐसा नहीं हर एंगल पे देखने को मिल रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल पे ये देखने को मिलता है कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आता है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है।
मतलब उसकी एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है उस वक्त, ठीक है। तो वहाँ पर आप ये देखते हैं कि जब इसको रिलेट करवाया जाता है, मतलब ब्रैग्स लॉ कहता है, मतलब ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि भाई ये जो इसकी वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ किसके बराबर होगी, वो वेवलेंथ किसके बराबर होगी, 2d साइन थीटा के बराबर होगी, ठीक है। अब आप देखेंगे ये क्या चीज़ है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। वैसे तो ये क्लास 12th में चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट में आता है ब्रैग्स लॉ, ठीक है, उससे थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा तो मैं कोशिश करूँगा आपको बिल्कुल सिंपल से सिंपल मेथड से इसको क्लियर करने की, कि कैसे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट डी ब्रोगली कंसेप्ट के साथ रिलेट हो जाता है और प्रूव हो जाता है आपका डी ब्रोगली जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ठीक है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट की गई बच्चों, ठीक है। तो लैम्डा कैसे कैलकुलेट होगी, ऐसे कैलकुलेट होगी 2d साइन थीटा, ठीक है, बाय में n। ये साइन थीटा क्या होगा, ये एंगल होगा। d क्या होता है, किसी भी सॉलिड के अंदर प्लेन्स होते हैं, बहुत सारे प्लेन्स होते हैं सॉलिड के अंदर। अगर हमारे पास आयनिक सॉलिड है, NaCl है कुछ, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे प्लेन्स होते हैं। ये प्लेन्स भी आपको आगे देखने को मिलेंगे सॉलिड, जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 12th में। तो यहाँ पर ये क्या करता है, लैम्डा को कैलकुलेट, ठीक है। अब यही टेक्निक यूज़ की जाती है एक्सरे, एक्सरे में भी ऐसे ही किया जा रहा था भाई, एक्सरे की जो वेवलेंथ थी वो ऐसे ही कैलकुलेट की जा रही थी इसकी हेल्प से। तो ये देखा गया जब मैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करता हूँ ऐसे, और इसी इलेक्ट्रॉन की मैंने वेवलेंथ कैलकुलेट की किसकी हेल्प से, इस रिलेशन की हेल्प से। अब ये तो आप जानते हैं कौन सा रिलेशन है, डी ब्रोगली रिलेशन है। तो मैंने देखा यहाँ से जो लैम्डा मैंने कैलकुलेट की है और यहाँ से जो मैंने लैम्डा कैलकुलेट की है, दोनों क्या हैं, दोनों क्या हैं, लगभग इक्वल हैं। तो यहाँ से ये रिलेशन जो होता है आपका, ये प्रूव हो जाता है कि भाई जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे उनकी वेवलेंथ भी होगी, उनका भी वेव नेचर होगा, और उनका वेव नेचर आप कैलकुलेट कर सकते हो, उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो किसकी हेल्प से, डी ब्रोगली रिलेशन की हेल्प से। तो ये क्या बन जाता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बन जाता है। तो डी ब्रोगली जो कंसेप्ट है बेसिकली आपको क्या कह रहा है, जो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे बच्चों, माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होंगे, यस, माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होंगे वो ड्यूअल नेचर रखेंगे, यस, ड्यूअल नेचर रखेंगे, मतलब वेव नेचर भी होगा, यस, और पार्टिकल नेचर भी होगा। ये आपका कहता है कौन, डी ब्रोगली कंसेप्ट। चीज़ों को सेपरेट देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा है हमने अभी तक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ये मैटर को रिलेट कर रहा है। पहले रेडिएशन का ड्यूअलिटी नेचर देखा गया था, अब मैटर का ड्यूअलिटी नेचर देख रहा है। कह रहा है मैटर भी ड्यूअलिटी नेचर दिखाता है, मतलब वेव और पार्टिकल नेचर है, लेकिन वही मैटर दिखाते हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया या एटम हो गया, ये वेव नेचर दिखा सकते हैं और पार्टिकल नेचर भी दिखा सकते हैं। तो डी ब्रोगली कंसेप्ट से ये क्लियर होता है, ठीक है। अब आगे हम ये देखते हैं कि भाई डी ब्रोगली अगर ये चीज़ बताता तो इसका बोर एटॉमिक मॉडल के साथ क्या रिलेशन है, बोर एटॉमिक मॉडल के साथ क्या रिलेशन है। अब भाई बोर एटॉमिक मॉडल के साथ इसका सीधा सीधा रिलेशन है, देखिए समझिए इस चीज़ को। एक और साथ में एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूँ एक बार, देखिए उससे भी सेम रिजल्ट ही मिला था। फिर उसके बाद रिलेशन देखते हैं डी ब्रोगली का, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट और हुआ जो जीपी थॉमसन ने किया था, उसमें भी ऐसा ही कुछ था। जीपी थॉमसन ने किया गया था, एक सोर्स था जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, स्लिट लगा रखी थी, तो इलेक्ट्रॉन की जो बीम थी वो स्ट्राइक कर रही थी थिन गोल्ड फॉइल पर, और फिर उसके आगे लगा रखी थी फोटोग्राफिक प्लेट। तो उस पर यह देखने को मिलता है रिंग बन जाती है, कंसंट्रेटेड रिंग बन जाती है, कुछ ऐसी रिंग बन जाती है, ठीक है, ऐसी रिंग देखने को मिलती है, डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। ऐसा ही डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोनों यही क्या बताते हैं कि भाई दोनों जो एक्सपेरिमेंट है वो यही एक्सप्लेन करते हैं कि इनका जो आपके मैटर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, मैटर का ही हिस्सा है, ये भी मैटर के ही पार्ट्स हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वेव नेचर रखते हैं, ठीक है। अब ये डी ब्रोगली का कंसेप्ट बोर मॉडल के साथ कैसे रिलेट हो रहा था, देखिए इस चीज़ को समझिए। और एटॉमिक मॉडल में आपने ये देखा था वो सर्कुलर ऑर्बिट्स थे,
सर्कुलर ऑर्बिट्स थे, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। अब इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो गया, मूव कर रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की थी, मास तो होता ही है इलेक्ट्रॉन का, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रखेगा, वेवलेंथ रखेगा। और वेवलेंथ रखेगा मतलब वेव नेचर होगा। वेव नेचर मतलब वो ऐसे क्या कर रहा होगा, इसमें ट्रैवल कर रहा होगा। ये ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा होगा, यूँ नहीं है कि सीधा ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। ये कैसे ट्रैवल कर रहा होगा, वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा होगा। ठीक है, तो डी ब्रोगली ऐसे लिमिटेशन बन जाता है किसकी, बोर एटॉमिक मॉडल की, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब साथ में ये क्या कहता है, यहाँ पर ये एक्सप्लेन भी करता है, ये एक पोस्टुलेट को, बोर मॉडल के एक पोस्टुलेट को क्या करता है, एक्सप्लेन भी करता है। क्या एक्सप्लेन करता है, आपने पढ़ा था बोर एटॉमिक मॉडल में जो एंगुलर मोमेंटम होगा, यस, एंगुलर मोमेंटम जो होगा दैट इज क्वांटाइज्ड, किसके बराबर था वो, सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल था किसके, h/2π के। n की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। अब ये कहता है, डी ब्रोगली रिलेट करता है इस चीज़ को कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पर, रोटेट हो रहा है और वेव की फॉर्म में कर रहा होगा, तो दो केस हो सकते हैं। एक केस तो क्या हो सकता है, ये जो वेव्स हैं ये एक दूसरे के साथ क्या हो रही हो, मर्ज हो रही हो। ठीक है, मतलब इन फेज में हो। इन फेज मतलब ये कटती नहीं है, मतलब जैसे ये चल रही है ऐसे ही चल रही है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, ये एक हमारे पास कंटेनर है जिसमें क्या है, मान लीजिए वाटर है। ठीक है, वाटर है ये हमारे पास, ये हमारे पास कंटेनर में वाटर है। हमने क्या किया, ऊपर से एक पत्थर डाला। जैसे हमने यहाँ से एक पत्थर डाला तो आप देखेंगे ना वेव्स बनेंगी, यस, वेव्स बनेंगी। अब मैंने क्या किया, ये पत्थर डालने के बाद एक दूसरा पत्थर फिर से डाला, उसकी भी वेव्स बनेंगी जो कि इसके साथ ही क्या होंगी, मिल जाएंगी इन फेज में। लेकिन मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करता हूं, देखिए अगर मैं क्या करता हूं, एक पत्थर मैंने यहाँ से डाला और एक पत्थर मैंने यहाँ से डाला, तो इससे बनने वाली वेव्स तो ऐसे ट्रैवल करेंगे और इससे बनने वाली वेव्स ऐसे ट्रैवल करेंगे, तो वो क्या होंगी, आउट ऑफ फेज हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो ये कह रहा है दो केस हो सकते हैं, या तो वो क्या हो सकता है, इन फेज हो सकती है वेव, क्या हो सकती है, या तो इन फेज हो सकती है बच्चों, यस, वेव या तो क्या हो सकती है, इन फेज हो सकती है, या कैसे हो सकती है, आउट ऑफ फेज हो सकती है। ये तो इन फेज ही हो गया दोबारा से, देखिए दोबारा देखिए, कुछ ऐसे। ऐसे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ फेज हो जाएगा जब वेव्स एक दूसरे को कट करना स्टार्ट कर दें। और इन फेज क्या, जब एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, एक ही स्पेस में ट्रैवल करती हैं, एक ही पोजीशन को ऑक्यूपाई करती हैं। जब एक से ज़्यादा वेव्स, तो उन्हें बोला जाता है वेव इन फेज। अब जब वो डिफरेंट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो वो आउट ऑफ फेज बोला जाता है। तो वेव ये होगा आउट ऑफ फेज, वेव इन आउट ऑफ फेज। तो देखिए यहाँ से ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि भाई जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर रख रहा है। ठीक है, अब वो बोर एटॉमिक मॉडल के इस पोस्टुलेट को कैसे प्रूव कर रहा था। देखिए ये कहता है जो सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस जो होगा ऑर्बिट का, सरकमफेरेंस जो होगा ऑर्बिट का, दैट विल बी इक्वल टू 2πr, यस, एंड दैट 2πr and that circumference of orbit must be equal to integral multiple of lambda। ठीक है, तो इसने बोला भाई 2πr किसके बराबर, n लैम्डा के बराबर। ठीक है, और लैम्डा किसके बराबर, अब भाई ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी वो किससे कैलकुलेट करेंगे, हमेशा डी ब्रोगली रिलेशन से करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए NH/mv, यस, यहाँ पे क्या है 2πr, mv को यहाँ ले आइए, 2π को वहाँ ले आइए, तो क्या बन जाएगा mvr इक्वल टू NH 2π। mvr तो आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम, मतलब प्रूव हो गया बोर एटॉमिक मॉडल को
बोर एटॉमिक मॉडल का एक पोस्टुलेट या क्या करता है, प्रूव भी करता है, ठीक है, और लिमिटेशन भी बनता है, ठीक है। तो ये आपका है डी ब्रोगली कंसेप्ट। तो आपको देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। डी ब्रोगली कंसेप्ट जो है वो मैटर की ड्युअलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। इससे पहले आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर पढ़ा था। तो मिक्स नहीं करना है, दोनों कंसेप्ट अलग अलग हैं, ठीक है। और हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम उसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे जो हमारा फॉर्मूला क्या था, C इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और जब हम किसी मैटर के पार्टिकल की बात कर रहे हो या कोई भी मैटर है जिसका कुछ मास है, ठीक है, कुछ भी अगर जिसका मास है वो मैटर में आ जाता है, मैटर में कंसिडर हो जाता है, तो उसकी जो वेवलेंथ कैलकुलेट होगी वो किसके बेसिस पर होगी, हमेशा डी ब्रोगली रिलेशन से होगी। एक रिलेशन और है बेटा, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हम कह रहे थे भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, ये निकल क्रिस्टल है, और फिर क्या कर रहा है, स्कैटर्ड कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन को भेजा जाएगा किसी ना किसी पोटेंशियल डिफरेंस से, कुछ इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो ये कहता है जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और चार्ज कितना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जो वोल्ट में दे रखा होगा। E आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। अब काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं किसके बराबर होती है, हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है, जो कि किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो मुझे V अगर कैलकुलेट करना है, यस, अगर मुझे V कैलकुलेट करना है, mv स्क्वायर है बेटा, ये mv स्क्वायर, V किसके बराबर हो जाएगा, फिर 2 को उस तरफ ले जाइए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, m कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, ये राइट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब मुझे पता है डी ब्रोगली का रिलेशन क्या है, लैम्डा इक्वल टू h/mv, ठीक है, क्योंकि जो आपका मैटर होगा वो किसी भी हालत में स्पीड जो लाइट की होती है उस स्पीड से तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हम C पुट नहीं करते, V पुट करते हैं, ठीक है। तो V मेरा किसके बराबर है, इसके बराबर, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो पुट करिए h/m, ठीक है, इसे पुट करिए बाय में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस m को मैं राइट कर सकता हूँ कुछ ऐसे, यस, देखिए सोल्व हो गया, मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा मुझे कैलकुलेट करनी है, तो लैम्डा किसके बराबर होगी, 2em, या सीधा इसको ऐसे राइट कर दे तो 2me इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो लैम्डा मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा होगा, तो ये जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अब ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो इसकी भी कुछ ना कुछ वेव नेचर होगी, तो वेव नेचर होगी तो इसकी भी लैम्डा निकाल लेंगे। तो वो लैम्डा आप ऐसे करके निकाल सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा होगा कि जिस भी पोटेंशियल डिफरेंस से आप उसको क्या करेंगे, फेंकेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से भी आप लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स पर, उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स, क्या रहेगा डिफरेंस, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स में डिफरेंस देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स में डिफरेंस देखिए, मैटर वेव्स में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स दोनों में देखिए डिफरेंस क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कह रहा है स्पीड जो होगी, जो स्पीड होगी वो किसके बराबर होगी, आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड होती है उसी स्पीड के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल कर रही होगी, जो कि कितनी होती है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यस। और जो आपकी मैटर वेव्स होंगी हमेशा वो इस स्पीड से तो कम स्पीड से ही क्या कर रही होंगी, ट्रैवल कर रही होंगी, ट्रैवल विद लेस स्पीड एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट,
जो लाइट की स्पीड होगी उससे कम स्पीड से ये क्या कर रहे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे। पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर नहीं होगा, डोंट हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड यहां पर नहीं होता, ठीक है। और क्या डिफरेंस हो जाएगा, दे लीव द सोर्स, ये सोर्स को छोड़ देंगे। जितनी भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखी हैं वो सोर्स से जनरेट हो जाती हैं, सोर्स से एमिट हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन मैटर जो होता है ना, जो मैटर वेव्स होती हैं, दे आर एसोसिएटेड विद, मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद, मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद मैटर, मैटर से एसोसिएटेड होंगी। देखिए समझिए इस चीज़ को, साउंड वेव्स आपने पढ़ा है। अब मेरे और मोबाइल के बीच में काफ़ी सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं साउंड प्रोड्यूस करता हूँ तो मैटर के साथ क्या रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं। अगर मान लीजिए इसमें से गैस एटम्स निकाल देते हैं, मोबाइल और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का कोई मैटर नहीं है, तो वैक्यूम है बिल्कुल एक तरीके से, तो मैं अगर साउंड प्रोड्यूस करूँगा तो वो पास ऑन ही नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि बीच में तो मैटर है ही नहीं। तो ये जो वेव्स होंगी ये मैटर के साथ एसोसिएटेड होंगी, मैटर के साथ जुड़ी हुई होंगी, हमेशा मैटर के साथ ट्रैवल करेंगी, मैटर से कभी अलग नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बच्चों, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है आपकी, वो क्या करती है, सोर्स से एमिट हो जाती है, सोर्स के साथ नहीं रहती है। भाई जैसे मान लो हमने यही तो पढ़ा था, भाई सन है, ठीक है, सन से रेडिएशन निकल गई, सन क्या था, सोर्स था, सन के अंदर मैटर है, बिल्कुल है, ठीक है, सन से निकल गई और ट्रैवल कर रही है, ये ट्रैवल नहीं कर सकती, मैटर वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती। तो यहाँ से एक पॉइंट और बन जाता है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी वो ट्रैवल कर सकती हैं, ट्रैवल इन वैक्यूम, वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं, और ये डू नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मीडियम हो या ना हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास ऑन होती रहेंगी, ट्रैवल होती रहेंगी। लेकिन जो आपकी मैटर वेव्स है इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, अगर मीडियम नहीं होगा तो ये ट्रैवल नहीं कर सकती। तो इन मैटर वेव्स की जो मैं लैम्डा कैलकुलेट करता हूँ, किस रिलेशन से करता हूँ, देखिए लैम्डा मैं कैलकुलेट करता हूँ h/mv, इस रिलेशन से करता हूँ। और यहाँ पे लैम्डा मैं कैलकुलेट करता हूँ, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मुझे लैम्डा कैलकुलेट करनी है तो वो इस रिलेशन से करता हूँ, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है बेटा, दोनों को क्लियर रखना है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका डी ब्रोगली कंसेप्ट है। अब मैं फॉर्मूलाज बता रहा हूँ यहाँ पर, जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं। एक फॉर्मूला तो मैंने ये राइट कर दिया है, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला जो मैंने राइट किया है यहाँ पर वो और देख लीजिए। दूसरा फॉर्मूला अभी मैंने राइट किया था कि अगर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, दैट विल बी इक्वल टू h/√2mE, ठीक है, और v 2mEv, ये आपका रिलेशन था। इन दो रिलेशन के बेस पर आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। लैम्डा आप यहाँ से कैलकुलेट करें या यहाँ से कैलकुलेट करें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। ये दो फॉर्मूला रहेंगे मेनली। और ध्यान आपको देना है, अगर आपके पास कोई पार्टिकल है और उसका मास है तो उसका हम हमेशा क्या करेंगे, वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करेंगे तो डी ब्रोगली रिलेशन की हेल्प से करेंगे। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अब उसकी बात तो अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उसका मास तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैटर तो होती ही नहीं है, ठीक है, जस्ट एनर्जी है। तो उसकी अगर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे इस रिलेशन से करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं पर क्या पता तुम ये फॉर्मूला पुट कर दो, कहीं पर ये फॉर्मूला पुट कर दो। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो ये फॉर्मूला आपको पुट करना है, ठीक है।
अगर आपके पास कोई पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इवन फोटोन भी कहता है, वैसे तो फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आ जाता है, लेकिन फोटोन है और उसमें कह रहा है कि उसका मास है। अगर फोटोन का मास बोल दिया ना तो इसका मतलब मैटर हो गया, मैटर हो गया तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला रहेंगे बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। तो अब हम डी ब्रोगली कंसेप्ट पर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, देखिए। तो देखिए बेटा, ये कुछ आपके पास क्वेश्चंस हैं जो कि डी ब्रोगली कंसेप्ट पर रिलेटेड हैं, तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। देखिए वर्ड से क्लियर हो रहा है एसोसिएटेड, तो एसोसिएटेड हमने देखा मैटर वेव्स में होता है, तो मैटर वेव्स में जब भी हमें वेवलेंथ निकालनी होती है तो हम डी ब्रोगली रिलेशन का यूज़ करते हैं, मतलब डी ब्रोगली रिलेशन यूज़ होगा, लैम्डा मुझे फाइंड आउट करनी है। तो लैम्डा के लिए डी ब्रोगली रिलेशन जो है आपका m/h/mv है। तो देखिए क्या मुझे मास दे रखा है, दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, दे रखी है, तो जस्ट क्या करना है मुझे, वैल्यूज़ तो पुट करनी है, सॉल्व करना है बस। h कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। m कितना दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इनटू में वेलोसिटी आपको दे रखी है मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मीटर रह जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम, तो यहाँ से जो मेरे पास लैम्डा आएगी बच्चों वो क्या आएगी, मीटर में आ जाएगी। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज़ 4.55 इंटू 10⁻25 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और हमें लैम्डा कैलकुलेट करनी है। तो अभी मैंने एक आपको रिलेशन बताया है कि लैम्डा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए आपको डी ब्रोगली रिलेशन देखना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो मास तो दे नहीं रखा, यस बेटा, ये जो एनर्जी दे रखी है वो -25 में है, 10⁻⁻25 में, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता। ठीक है, तो दूसरा रिलेशन भी मेरे को पता है, लैम्डा इक्वल टू2me वोल्ट। ठीक है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, यस अभी पढ़ा ना, हाफ mv² किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। हाफ mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मेरे को दे ही रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मुझे दे ही रखा है, तो क्या करना है बस m वैल्यू पुट करनी है, जो कि मुझे पता है इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होती है, और h भी मुझे पता है, ब्लैंक कांस्टेंट है। तो देखिए 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स बाय में √2 इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम इंटू में जो एनर्जी आपको दे रखी है, ये आपको दे रखी है 4.55 इंटू 10⁻⁻25। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, इसे आप सॉल्व करेंगे आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले क्या करें, हाफ mv² है, हाफ mv² आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², तो काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है, तो आप यहाँ से क्या करें, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, v आप निकाल लें। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है 4.55 इंटू 10⁻⁻25 बाय में m आ जाएगा, m आपको दे रखा 9.1 इंटू 10⁻31, 2 वहाँ पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से v कैलकुलेट कर सकता हूँ, v कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, एक फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है h/mv, तो v मैं पुट कर दूंगा, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देता हूँ v की। ठीक है, m मेरे को पता ही है और h भी मुझे पता है, ब्लैंक कांस्टेंट, तो मेरे पास लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही दो रिलेशन है जिसके बेसिस पर आपके न्यूमेरिकल सोल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद ए वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। मुझे मास ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना है। तो देखिए मान लीजिए फोटोन की वेवलेंथ कितनी है 3.6 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। तो पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, मुझे मास अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है h/mv। तो देखिए फोटोन है, फोटोन की तो आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें फोटोन होता है, तो फोटोन किस
वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मास मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। h मुझे दे रखा है और v मुझे दे रखा है, लैम्डा मुझे दे रखा है, तो v को निकाल लूँगा मैं, जो स्पीड होगी, ठीक है, h/m × लैम्डा। m कितना देखो, h कितना देखो, 6.626 × 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, बाय में m देखिए 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास लैम्डा है, लैम्डा भी हम पुट कर देते हैं। लैम्डा क्या है देखिए, लैम्डा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लैम्डा आपका हो जाएगा 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो उसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी मास निकालना था ना, सॉरी मास तो मैंने गलत पुट कर दिया यहाँ पे। मास कैलकुलेट करना था तो यहाँ पर रह जाएगा v और इंटू लैम्डा। तो v आपका कितना है देखिए, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पर सेकेंड से पर सेकेंड, मीटर से मीटर, और ये आपके पास आ जाएगा, ये मीटर से ये भी कट हो जाएगा। तो जो आपके पास मास आएगा बेटा वो किस में आ जाएगा, यस मास किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा जब आप इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ से आपके पास फोटोन का मास कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिंपल रिलेशन है बेटा, ठीक है, दो रिलेशन है, उन्हीं के ऊपर आपके न्यूमेरिकल सोल्व हो रहे हैं। तो आज आपको डी ब्रोगली कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है।